एंगर को समझने से आपकी सेल्फ ग्रोथ कैसे हो सकती है। जब आप उस एंगर को या किसी भी इमोशन को समझना शुरू कर देते हैं, आपको अपने बारे में कुछ चीजें मालूम चलनी शुरू होती है। डर जो है वो आपको इनसिक्योर फील करा रहा है, यानी कि आप सेफ नहीं फील कर रहे हैं, और जब सेफ नहीं फील कर रहे हैं तो आपको डर लग रहा है। गिल्ट को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसको हैंडल करने के लिए सबसे पहले हम उसके रूट कॉज पे जाते हैं कि ये गिल्ट आ कहाँ से रहा है। देखिए, बहुत पॉपुलर एक टीवी में आता है कि डर के आगे जीत है, लेकिन डर के आगे जीत तभी होगी जब आप उस डर को हमारे इमोशंस हमारी लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, लेकिन हम उन इमोशंस को समझने के बजाय उनसे बचने लगते हैं, उनसे भागने लगते हैं। लेकिन एंगर, फियर, गिल्ट, ये 3 ऐसे इमोशंस हैं जिनको हमने नेगेटिव लेबल कर दिया है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि ये हमें सिर्फ नेगेटिविटी नहीं दिखाते, लेकिन कुछ सिखाने आते हैं। तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम अनलॉक करते हैं उन इमोशंस को जो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर दबाए रखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल डिकोडिंग की। एंगर, गिल्ट, फियर, इनको हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए? क्या ये हमें कोई लर्निंग्स देने आए हैं या फिर हमें सिर्फ डराने आए हैं? तो आज इन्हीं सब पे हम बात करेंगे। हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट आर्मी वेटरन अभिनव जी, जो कि अब इमोशनल डिकोडिंग एंड शैडो वर्क के एक्सपर्ट हैं और काफ़ी सारी हीलिंग मोडालिटीज़ से काफ़ी लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाए हैं और उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि ये इमोशंस क्यों हमारी लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट हैं। वेलकम सर, हाउ आर यू? या आई एम गुड। सर, हमने इमोशंस के बारे में बहुत कुछ सुना है, इवन हम वो फील भी करते हैं, लेकिन हमने कभी उसके बारे में अंदर जाना नहीं। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि इमोशनल डिकोडिंग होता क्या है। देखिए, इमोशनल डिकोडिंग हम उस लैंग्वेज को बोलते हैं जो आपका सबकॉन्शियस आपसे बात कर रहा है। ओके। ये सबकॉन्शियस जो है वो डायरेक्टली नहीं बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है या कुछ और लग रहा है। वो आपको हिंट देता है, वो आपको पोक करता है। अगर आप उसको नहीं सुन रहे हैं तो वो आपकी वॉल्यूम बढ़ा देगा। अच्छा। मान लीजिए जैसे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो शुरू में आपको थोड़ा सा सर में दर्द होगा, धीरे 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 आप फिर भी नहीं सुन रहे हैं, वो दर्द बढ़ता जाएगा, सर में बहुत भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। वो जो लैंग्वेज, जो सबकॉन्शियस की लैंग्वेज है, उसको एक्चुअल भाषा में कन्वर्ट करना, मैं कहूँगा कि इमोशनल डिकोडिंग है। ओके। और हम लोग इन इमोशंस को समझते क्यों नहीं है तो हमारे अंदर इंट्रगल पार्टी ना। हम 1+1 2 समझते हैं, लेकिन इमोशंस को नहीं समझते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया है। स्कूल में तो छोड़ दीजिए, लेकिन घर पे भी हमें नहीं सिखाया गया है कि उन इमोशन को आपने समझना कैसे है, एक्सप्रेस कैसे करना है, उनको फील कैसे करना है। अगर कोई बच्चा दर्द में रो रहा होता है, हम उसको ये नहीं बोलते बेटा ठीक है रो ले, निकाल ले अपने अंदर। हम बोलते हैं रोना बंद कर दे, उसको ट्रॉफी दे देंगे, उसको चॉकलेट दे देंगे, बेटा रोना बंद कर दे। गुस्सा कर रहा होगा, अरे गुस्सा नहीं करते, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते। एग्जैक्टली। तो वो उसको बन गया कि भाई गुस्सा करना यानी कि गंदा होना है या अच्छा नहीं होना है, तो उसने दबा दिया गुस्से को। सो इस तरह से हमने उन जो इमोशंस हैं उनको हम दबाते रहे हैं, उनको समझने की हमने कोशिश ही नहीं की है कभी। इस वजह से जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि गुस्से को दबा लेते हैं, तो ऐसे ही एंगर, फियर और गिल्ट, इन तीनों को हमने लेबल दे रखा है कि हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, हमें इसको बाहर नहीं लेके आना है। अगर हमें डर भी है, हमें अंदर रखना है। हमें गिल्ट है, हमें अंदर रखनी है, हमें एक्सप्रेस नहीं करना है। गुस्सा भी हमें सामने वाले को नहीं दिखाना है। तो एक्चुअली हमने इन्हें लेबल क्यों कर दिया? क्या ये हमें सिखाने आए हैं, ये कुछ मैसेज देते हैं हमारी लाइफ का, या फिर हम ऐसे ही उस इमोशन को लेबल करके बस अंदर दबाते आए हैं? देखिए, गुस्सा जो है, ये तीनों के तीनों जो आपने इमोशंस बताए, ये नेगेटिव क्यों हैं? क्योंकि इनको हमने नेगेटिव बना दिया है। अच्छा। कोई भी चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव मैं मानता हूँ नहीं होती है, उनका सिर्फ देखने का आपको नज़रिया होता है। ओके। अगर आप गुस्से को, फियर को या गिल्ट को नेगेटिव बोलेंगे तो आप उनसे कोशिश करेंगे बचने की। अब आते हैं कि हमने इनको क्यों नहीं समझा है और ये हमारी लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं। ये हमको कुछ बताने आ रहे हैं। एंगर आपको ये बताता है कि
आपके साथ में या जो कुछ भी हो रहा है मुझे पसंद नहीं है, मैं इसके साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जो फियर है, डर जो है, वो आपको एक तरह से देखा जाए तो आपको इनसिक्योर फील करा रहा है, यानी कि आप सेफ नहीं फील कर रहे हैं। और जब सेफ नहीं फील कर रहे हैं तो आपको डर लग रहा है। ये बाहर से नहीं है, ये अंदर से ही है जी। अब मान लीजिए कोई इंसान है जो ट्रेंड है ऑलरेडी तैरने के लिए, उसको पानी में डर नहीं लगेगा। लेकिन वही चीज़ एक अनट्रेंड आदमी अगर पानी में गिर जाए तो वो डर के मारे उसका बुरा हाल हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये पानी तो वही है, तो डर पानी में नहीं है, डर आपके अंदर है। तो ऐसे करके गिल्ट भी आता है। गिल्ट भी हम प्ले करते हैं हमारे बच्चों की लाइफ में, बच्चों की नहीं, सभी के लाइफ में। अगर तूने ऐसा किया तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई अगर उसने ऐसा कर भी दिया तो आप अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो गिल्ट में चला जाएगा। एग्जैक्टली जैसे कहते हैं ना स्टूडेंट्स को कि अगर तुम्हारे नंबर कम आए हमारी नाक नीचे हो जाए। हाँ, तो एक प्रेशर आ जाता है। अरे पढ़ाई के मामले में तो इंडिया में तो खास तौर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इनफैक्ट ऑल ओवर एशिया। सो आप नंबर कम आने, आपने अपनी सेल्फ वर्थ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट सब चीज़ों से जोड़ दिया है। और ये सिर्फ नंबर पे नहीं है, ये आगे हर जगह पे फेलियर के साथ में भी जुड़ गया है। जी। फेलियर को हम मानते हैं कि एक फेल होना यानी कि गिल्ट होना। आप फेल हो गए तो आप गिल्ट में चले गए। सो उस तरह से हमने बहुत ही इनको नेगेटिव इमोशन बना दिया है। सो हम बात करते हैं लेबल कहाँ से आए। जी। देखिए लेबल जो आए हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने लेबल लगा दिए हैं। आपके पेरेंट्स उन्होंने बेटे को बोला कि बेटा अगर तू ये दही चीनी नहीं खा के जाएगा तो एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा। तो वो दही चीनी जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो गिल्ट प्रॉब्लम है कि अगर मैंने दही चीनी उसको नहीं खिलाया तो ये मेरा गिल्ट होगा। वैसे ही आपका एंगर भी आ गया। तो एंगर को हम लोग इसलिए बुरा मानते हैं कि उसमें कई बार देखा गया है कि आपके अंदर की जो सोचने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो क्यों ख़त्म होती है? क्योंकि एंगर वो बिल्कुल फट के आ रहा होता है, धीरे धीरे नहीं निकलता। आप धीरे धीरे एंगर निकालिए, रोज़ रोज़ निकालिए धीरे धीरे एंगर, लेकिन हम उसको यूज़ करना नहीं जानते। यूज़ कैसे करना है एंगर को? आप जब गुस्से में हो, आप कभी जिम करके देखिए, या फिर आप घर में साफ़ सफाई करके देखिए कितने अच्छे से आप कर पाएंगे और बहुत जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो वो आता है एंगर को यूज़ करना। तो सर लेट्स स्टार्ट विद एंगर। अब इन 3 इमोशंस को सिंगल सिंगल हम समझते हैं और इनको डिकोड करते हैं कि शुरू करते हैं हम एंगर से। तो एंगर ऐसा इमोशन है जिससे हम ऑब्वियसली डरते हैं कि अगर हमने गुस्से में किसी को कोई बात बोल दी तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल हैम्पर हो जाएगा, या हम गुस्से में कोई फिजिकल डैमेज ना कर दे किसी को, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, हमारा कंट्रोल लूज हो जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे मिथ्स हैं या कह लीजिए काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव हैं, और आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और कैसे डिकोड करते हैं, हमें ये जानना है। अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कुछ कर दिया या किसी को कुछ बोल दिया, वो एंगर है ही नहीं, वो तो आपका गिल्ट है। वो तो आपके गिल्ट से डर रहे हो कि कहीं मैंने ऐसा कर दिया। आपने किया ही नहीं है लेकिन आप पहले से ही उससे डर के बैठे हो, तो वो गिल्ट हो गया, वो डर हो गया, वो एंगर नहीं है। सो एंगर एज सच आपका कोई इमोशन, मैं बोलूँगा कि कुछ नहीं करता वो एंगर। लेकिन वो एंगर से जो डर है, जो एंगर से जो गिल्ट है, वो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है। अच्छा। अब आते हैं लूज कंट्रोल की बात, जो करते हैं कि मैंने कंट्रोल लूज कर दिया। एग्जैक्टली। आप कंट्रोल लूज तभी करते हैं जब आप उसको उस चीज़ से डर रहे हैं। भाई गाड़ी आप धीरे क्यों चलाएंगे? क्योंकि जब आपको तेज चलाने से डर लगता हो। जी। तो एंगर को लेकिन हमने कंट्रोल करना ही क्यों है? हम कंट्रोल उसी चीज़ को करते हैं जिस चीज़ से हम घबराते हैं। अच्छा। गुस्सा है क्या, इस पे बात करते हैं। जी। देखिए गुस्सा जो है वो आपका एक ऐसा इमोशन है जो फट के निकल रहा है।
जी, बिकॉज़ हम डेली बेसिस पे वो गुस्सा नहीं निकाल पा रहे। अगर हमें कोई चीज़ बुरी लगती है, कोई चीज़ अफ़ेक्ट करती है, कहीं न कहीं वो हम अंदर दबा ही लेते हैं। वही तो मैं कहता हूँ ना, दबाना है ही नहीं उनको। अगर आपको गुस्से को दबाने की बजाय अगर उसको यूज़ करना आ जाए, तो आप देखिए आप कहाँ जाएँगे। अगर आप गुस्से में हों, आप घर में साफ-सफाई करके देखिए, आप जिमिंग करके देखिए, देखिए कितने अच्छा आपका वर्कआउट होगा और कितनी अच्छी साफ-सफाई होगी। तो वो है गुस्से को यूज़ करना, लेकिन हम गुस्से को दबा रहे होते हैं। क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया है। हमें कहते हैं कि दबा लो। हाँ, वो सिखाया नहीं गया है और बताया भी यही गया है कि गुस्सा करना बुरी बात होती है। जी, बेटा गुस्सा नहीं करना है। अब जब गुस्सा नहीं करना है, माँ-बाप ने बोल दिया या किसी ने भी बोल दिया, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो तो गुस्से को दबाएगा ही। उसको और कोई तरीका बताया ही नहीं गया कि गुस्से को रिलीज़ कैसे करना है। अगर आप रिलीज़ करना सीख जाओ, तो गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ये जो चीज़ है, ये आर्मी में भी बहुत अच्छे से सिखाई जाती है कि एंगर को यूज़ कैसे करना है। आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा कि बहुत ना, जो लीडर है वो भाषण दे रहा है और लोग नारे लगाते लगाते वो फिर लड़ाई में जा रहे हैं। तो वो क्या है, वो एक तरह से उस अंदर के गुस्से को, अंदर के एंगर को बाहर निकाल रहा है जोश की तरह। उनके अंदर में एक केमिकल होता है एड्रेनालिन, उसको घुमा रहे हैं। वो एड्रेनालिन जो होता है वो आपका पेन को कम करता है, आपके अंदर में एनर्जी का फ्लो बहुत बढ़ा देता है। ओके। तो आप उस टाइम अगर एंगर को एड्रेनालिन में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस टाइम आप लड़ाई में जा रहे हैं, तब आप ज़्यादा अच्छे से लड़ाई कर पाएंगे। सो ये जो है, ये एंगर को यूज़ करने का एक तरीका है। हुँ, ठीक है, लेकिन उसी टाइम पे हम ये भी सिखाते हैं कि उस जोश में होश नहीं खोना है। बिल्कुल सही। तो एक बैलेंस रहता है उसमें। तो सर, हमने एंगर इशू को समझ लिया कि एंगर होता क्या है और क्यों हमें उसको ऐसे सप्रेस नहीं करना चाहिए। तो अब हम उस एंगर को यूज़ करके अपनी ग्रोथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए, एंगर को या किसी भी इमोशन को यूज़ करने के लिए, ग्रोथ के लिए, सबसे पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जी, वही डिकोडिंग का पार्ट है। एग्ज़ैक्टली। सो जब आप उसको समझने जाते हैं, तो 99% टाइम हमें मालूम चलता है कि ये जो एंगर है, ये एंगर है ही नहीं, या ये एंगर जो है इसका रूट कहीं और से आ रहा है। अच्छा, अब जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। कई बार क्या होता है, एक इंसान को गुस्सा होता है, लेकिन उसका जो रूट होता है वो फियर में हो सकता है। अच्छा, एक बच्चा था जिसके की पेरेंट्स उसको थोड़ी देर के लिए कहीं पर छोड़ के चले गए। ओके, अब वो बच्चा इनसिक्योर फील करने लग गया उतनी थोड़ी सी देर में। कई बार होता है, सेंसिटिव बच्चे होते हैं जो कि इनसिक्योर फील करते हैं। जी, अब जब वो इनसिक्योर फील करने लग गया बच्चा, तो उसको एक डर बैठ गया, फियर ऑफ अबैंडनमेंट का, कि कहीं मेरे को ये छोड़ के चले जाएंगे। जी, अब वही फियर ऑफ अबैंडनमेंट फिर से आया उसकी लाइफ में कहीं और। लाइक कि थोड़ा जब बड़ा हो गया वो बच्चा, तब उसकी लाइफ में फिर उसको कोई छोड़ के चला गया। उसका स्कूल चेंज हो गया, से फॉर एग्जांपल हुँ, स्कूल चेंज हो गया, वो भी उसके लिए वही फियर ऑफ अबैंडनमेंट में बन गया। ओके, धीरे 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 जब वो बड़ा हो गया बच्चा, तो वो जो फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, उस बच्चे के सबकॉन्शियस ने ये बोला कि ये लोग तो सब मेरे को छोड़ के चले ही जाएंगे, इससे अच्छा मैं ही इनको भगा देता हूँ। वो बच्चे ने गुस्सा करना शुरू कर दिया, गुस्सा करना शुरू कर दिया, सबको दूर कर दिया। तो गुस्सा नहीं है वो फियर ऑफ अबैंडनमेंट है जो गुस्सा बन के निकाल रहा है वो बच्चा। सो ये डिकोडिंग का पार्ट आ जाता है एक। ओके, अब आते हैं ग्रोथ के ऊपर, कि एंगर को समझने से आपकी सेल्फ ग्रोथ कैसे हो सकती है। बिल्कुल सही। देखिए, जब आप उस एंगर को या किसी भी इमोशन को समझना शुरू कर देते हैं, आपको अपने बारे में कुछ चीज़ें मालूम चलनी शुरू होती हैं। जी, वो चीज़ें मालूम चलनी शुरू हो जाती हैं, तब आप ऑटोमेटिकली एक ग्रोथ के रास्ते पे चल देते हैं। चाहे आप किसी भी रास्ते को में पकड़ लीजिए, यहाँ इमोशनल डिकोडिंग है या
दूसरा आप तंत्र का देख लीजिए, किसी भी रास्ते में आपको अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल तभी आपकी ग्रोथ शुरू होती है। अब एक आपको बहुत ही मज़ेदार एग्जांपल बताता हूँ जी। एक आदमी था जो बहुत ही गुस्से वाला, मेरा क्लाइंट, बहुत गुस्सा आता था उनको। जब उनका गुस्से को हमने समझना शुरू किया तो वो गुस्सा जो था वो एक सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर था, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर था ओके। कि मुझे सब चीज़ों पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी और को कंट्रोल दूँ। जो इमोशन था वो ट्रस्ट वाला था। तो सिंस वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ना उनके रिलेशनशिप्स अच्छे थे, ना उनकी जॉब में सेटिस्फैक्शन था, किसी भी जगह सेटिस्फैक्शन नहीं था, क्योंकि हर चीज़ उनको खुद करनी थी। तो जब हमने उनके गुस्से पे काम करना शुरू किया और फिर आए ट्रस्ट फैक्टर पे, उनके ट्रस्ट को हमने हील करना शुरू किया, तो उनका फाइनेंशियल लाइफ अच्छी होनी शुरू हो गई, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे होने शुरू हो गए, उनकी जॉब में अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू हो गया। तो एक गुस्से को हम पकड़ने गए थे और उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो मतलब एक गुस्से का इमोशन भी हमारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन हमें उन्हें सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, एक आपका कोई भी इमोशन, और ख़ास तौर से ये नेगेटिव इमोशंस जिनको हम शैडो भी बोलते हैं, उनको अगर आपने उनको समझ लिया कि उनके बैकग्राउंड से क्या चल रहा है, तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। ओके। तो सर हम अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि एंगर के पीछे भी फियर छुपा होता है, तो अब हम डिकोड करते हैं फियर को ही, कि फियर होता क्यों है हमें, क्या ये हमारे अंदर का इतना डर क्यों बैठ जाता है, हम क्यों इस इमोशन को संभाल ही नहीं पाते। फियर एक ऐसा इमोशन है जो बहुत ही प्राइमल है। हर जानवर, हर इंसान, हर कोई डरता है। जी। वो एक प्राइमल इमोशन है, क्योंकि वो आपको सेफ्टी के अगेंस्ट दिखा रहा है कुछ, कि आप सेफ नहीं हो तो आपको डर लगने लग जाता है। लेकिन सिंस ये प्राइमल इमोशन है, ये आपको सेफ्टी के लिए है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन आप उसको ऐसे अंदर बिठा लेते हो डर को कि आप आगे काम कर ही नहीं पाते हो। बिल्कुल। फियर को लेके एक एग्जांपल है, एक बहुत प्यारा एग्जांपल है। एक मेरी क्लाइंट मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड बहुत पॉजेसिव हैं और कंट्रोल भी करते हैं, हर टाइम उनको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किधर जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ और कहाँ रह रही हूँ। कहते मैं घर से बाहर निकल ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो उनको सब कुछ पता करना होता है। उनको ये चाहिए था कि वाइफ के बारे में सब कुछ मालूम हो। जी। उनकी वाइफ के साथ में मैंने काम करना शुरू किया और उनके हस्बैंड के बारे में समझना शुरू किया, तो एक चीज़ सामने आई कि जो हस्बैंड थे, उनकी मदर उनको व्हेन ही वाज इन टीनेज, 14-15 साल के थे, तब उनकी मदर उनको छोड़ के चली गई थी। अच्छा। और उसके बाद में उनके अंदर में एक वो फियर आके बैठ गया कि जो भी मेरी लाइफ में फीमेल आएंगी, नाउ साइकोलॉजी कोई लॉजिक नहीं देखती है, उनके मन में ये बैठा कि भाई कि कोई भी फीमेल मेरे को छोड़ के चली जाएंगी, तो जब, और वाइफ भी फीमेल, तो वाइफ मुझे छोड़ के चली जाएगी, उस डर के चक्कर में उनको सब कुछ मालूम होना है कि मेरी वाइफ कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो वो पॉजेसिवनेस नहीं था, वो फियर था। और जब उनके हस्बैंड के फियर के ऊपर काम किया तो उनके रिलेशनशिप इम्प्रूव्ड लाइक एनीथिंग। ओके। अब देखिए, फियर एक और चीज़ है फियर के बारे में जो हमें समझने वाली बात है, कि फियर एक इंड्यूस्ड इमोशन है। ओके। इंड्यूस्ड इमोशन का मतलब मेरा ये है कि आप बचपन से सीख के नहीं आते फियर। बच्चे को नहीं डर लगता है, बच्चा कहीं पर भी चल देगा, बच्चा आप दीवार के कोने पे चल सकता है, बच्चा सांप को पकड़ लेते हैं कई बच्चे, लेकिन डरता कौन है? दूसरे लोग जो उसको देख रहे होते हैं, अरे अरे गिर जाएगा, अरे अरे ऐसे मत कर, अरे अरे वो सांप काट लेगा। तो वो डर जो उस बच्चे में बिठाया जा रहा है, वो हम लोग बिठा रहे हैं, या जो उसके साथ वाले हैं वो लोग बिठा रहे हैं, बच्चे को डर नहीं है। सो ये एक इंड्यूस्ड इमोशन है। तो आपके हिसाब से इस फियर का रूट कॉज क्या है? फियर जो है, फियर एक तो ये प्राइमल इमोशन मैंने बताया, दूसरा
साथ ही साथ ये एक इंड्यूस्ड इमोशन भी है कि आप उसको सीखते भी हो। अब फियर कहाँ से आता है? अब जैसे कई लोग हैं जो बोलते हैं यार मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पूरी फैमिली जो है वो सर्विस वाली है और मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं मालूम। जिसने बिजनेस शुरू किया है उसने भी तो कहीं ना कहीं से तो शुरू किया होगा। एग्जैक्टली। लेकिन क्या होता है, हमको बचपन में या हम सुनते ही आए हैं, खासतौर से मिडिल क्लास फैमिलीज, कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, बिल्कुल सही। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब ऐसी सब चीज़ें होती हैं, मेहनत से हर कोई डरता है, तो पैसे से भी हर कोई डरेगा। बिल्कुल। ये जो फियर है, इसका रूट कॉज कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये आपका बचपन में जो आपने सुना उससे भी आ सकता है, और साथ ही साथ आपकी जो, जब आप मदर के वूम में थे वहाँ पर आपकी मदर क्या फील कर रही थी, कई बार बच्चा वो भी पिकअप कर लेता है। अच्छा। तो ये जो फियर है ये इंड्यूस्ड आपके बचपन से तो होता ही है, साथ ही साथ कई बार ये आपके मदर के वूम से आ रहा होता है। अच्छा। आपको जब मदर कैरी कर रही हैं, उनके मन में कोई डर है कि या तो कि मेरे साथ में ठीक से नहीं बिहेव हो रहा है, या कोई भी डर हो सकता है। वो डर जो है वो बच्चा जो पिक करता है, और वो पिक करके उसके डीएनए में आके वो स्टोर हो जाता है। अच्छा। और फिर वो जो डर है वो चाहे हो सकता है वो एज अ बीमारी निकले, हो सकता है वो एज अ बिहेवियर निकले, लेकिन वो उस बच्चे के साथ में आएगा। ओके। जो बच्चा है वो उस डर के साथ में लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करता रहेगा। ओके। तो सर अब हमने डिकोड कर ही लिया है, तो अब ये भी बता दीजिए कि इससे डील कैसे करना है। देखिए, बहुत पॉपुलर एक टीवी में आता है कि डर के आगे जीत है। बिल्कुल सही। लेकिन डर के आगे जीत तभी होगी जब आप उस डर को समझेंगे। ओके। जब उस डर के ऊपर काबू पाने की कोशिश नहीं है। लेकिन दो चीजें हैं यहाँ पर। पहला कि डर के आगे जीत है, तो हमने सुना ही है। बिल्कुल। दूसरा चीज, लोग कहते हैं कि करेज चाहिए, मेरे को हिम्मत चाहिए। हिम्मत या करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, अच्छा। इट इज टेकिंग स्टेप्स इन स्पाइट ऑफ फियर। ओके। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि आपके अंदर डर है यार, मेरे अंदर डर है, तो मैं क्या करूं बताओ। मैं सिर्फ ये है, या तो मैं बिल्कुल जम के बैठ जाऊं एक जगह, और या फिर मैं उस डर के साथ में भी आगे बढ़ता रहूं। सिर्फ दो ही ऑप्शन है आपके पास। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं जो डर के मारे जमे हुए रहते हैं। बिल्कुल सही। जो ये प्रोक्रेस्टिनेशन की बात होती है, वो क्या है? डर ही है। वो डर ही है। वो डर के मारे वो जमे हुए हैं एक जगह, उनसे कुछ नहीं काम हो रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन दूसरी तरफ में कुछ और लोग हैं जो उसी डर के साथ में भी डेली काम पे जा रहे हैं, डेली सब कुछ कर रहे हैं अपने से। सो इट्स नॉट कि आप उसको ओवरकम करें, इट्स बेसिकली आपने उसको एक्नॉलेज करना है कि ठीक है, मेरे अंदर है डर, मेरे अंदर फियर है, सो व्हाट। दिस इज अ वेरी सिंपल वर्ड टू आस्क, सो व्हाट। आई एम अफ्रेड, सो व्हाट। मुझे गुस्सा आता है, सो व्हाट। जिस दिन आप ये सो व्हाट पूछना शुरू कर देंगे, उस दिन आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। अदरवाइज अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। बहुत अच्छे टूल्स हैं जिससे कि कोई भी प्रोफेशनल आपको इन चीज़ों से आगे बढ़ने में हेल्प कर सके। ओके। दूसरा, डर को ओवरकम करने के लिए प्रैक्टिस भी बहुत मायने रखती है। ओके। आपके क्या सोच है वो भी बहुत मायने रखती है। अब जैसे हमने पहले लिया था स्विमिंग का एग्जांपल। कोई नॉन स्विमर है, उसको आप पानी में डाल दो, वो पैनिक के मारे वो पहले डूब जाएगा। दूसरा जो स्विमर है, जो ट्रेंड है, वो उसी पानी में तैर सकता है। बिल्कुल सही। मैं आर्मी से हूँ तो आर्मी की एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। कभी आपने सोचा है कि शमशान में कोई सोता हो? नहीं। हम लोग ट्रेनिंग में थे तो उस टाइम रात हो गई थी, काफ़ी रात हो गई थी, और हम लोग थक गए थे और जाके हम लोग एक जगह सो गए। हम लोग मतलब हमारा ग्रुप था करीबन 10 लोगों का, हम लोग एक जगह जाके सो गए।
ओके। सुबह उठे हैं तो गांव वालों ने बोला आप लोग रात को यहाँ सोए हो? मैंने कहा हाँ। कहते ये तो हमारा शमशान है, हम तो यहाँ पर जलाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक तो आपको पता नहीं था वो डर है एग्जैक्टली। कि वो शमशान है। शमशान पता होता तब वहाँ पे सोने में हमारे को बहुत मुश्किल होती। बिल्कुल सही। वो भी चीज़ है कि आपको या तो पता ही नहीं होता है। तो सर अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड इमोशन, लास्ट इमोशन के ऊपर। ऐसे कि लास्ट तो नहीं है, बट हाँ, हम अगर 3 मेन इमोशंस की बात करें तो ये लास्ट इमोशन है, दैट इज़ गिल्ट, जो हमारे लिए साइलेंटली अटैक करता है हमें, और हम बिल्कुल अंदर अंदर सोच में डूब जाते हैं, अंदर ही अपने इमोशंस में, अपने थॉट्स में काफ़ी चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं, और वही चीज़ हमें गिल्ट में डाल देती है। तो एक्चुअली उस गिल्ट का रूट कॉज क्या है और उससे ओवरकम कैसे करें? देखिए, गिल्ट जो है एक दीमक की तरह है जो आपको अंदर ही अंदर खाती रहती है। बिल्कुल सही। ओवरकम वाले पे बाद में आएंगे, पहले हम देखते हैं ये आता कहाँ से है। जी। मोस्टली आपने कुछ किया, हम्म। आपने कुछ काम किया और उसका कुछ रिजल्ट मिला, या किसी ने आपको बोल दिया कि तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, तो आप गिल्ट में चले जाओगे। एग्जैक्टली। दूसरा, आप कुछ करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए, तो आप गिल्ट में जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आजकल यही होता है, काफ़ी यूथ अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, बट सोसाइटियल प्रेशर की वजह से वो नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं वही उनका गिल्ट बन जाता है। वो देखिए, सोसाइटल प्रेशर नहीं बोलूँगा, वो तो फियर है। ओके। अगर मैं आगे नहीं बढ़ पाया, कुछ तो उनके पेरेंट्स का है एग्जैक्टली। कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनेगा, या फिर इसमें जॉब सेफ्टी है, तो वो जो है वो फियर की तरफ चला जाता है। गिल्ट जो है, गिल्ट आपका थोड़ा पर्सनल ज़्यादा हो जाता है यूजुअली, कि मैं उसकी मदद कर सकता था, मैंने नहीं की, या मैं ऐसा क्यों किया मैंने, या मैंने गुस्सा क्यों किया। अब वो नेगेटिव वही आ गए, नेगेटिव इमोशंस आ गए कि मुझे डर क्यों लग गया, मुझे गुस्सा क्यों आया, ये सब के सब गिल्ट आ रहा है। अब इसको हैंडल कैसे करना है? सबसे पहले तो गिल्ट को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके। उसको हैंडल करने के लिए सबसे पहले हम उसके रूट कॉज पे जाते हैं कि ये गिल्ट आ कहाँ से रहा है। किसने बोला उसको कि बेटा तू बिजनेस नहीं कर सकता है, या किसने बोला कि ऐसा ही करना चाहिए, वो कहाँ से आ रहा है। जब आप उसके रूट पे जाके वहाँ पे काम करते हैं तो कई बार मालूम चलता है कि वो गिल्ट जो है वो अगेन इंड्यूस्ड है, कि किसी ने जब मैं किसी ने बोलता हूँ तो ग्रोइंग अप दैट चाइल्ड वॉज टोल्ड बाई समबडी दैट दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। एग्जैक्टली। And the moment that child does something which is wrong in his perception, he goes into guilt. बिल्कुल। जब आपको एक बार रूट मालूम चल गई गिल्ट की कि गिल्ट कहाँ से आ रहा है, तब थोड़ा सा उसको रिलीज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत जल्दी गिल्ट आप रिलीज कर दोगे, वो नहीं होगा, लेकिन हाँ, गिल्ट का बिलीफ रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं कि उसको राइट एंड रॉन्ग से निकाल के उसको एक बड़ी पिक्चर दिखाना, बिगर पर्सपेक्टिव दिखाना, वहाँ पे उसके गिल्ट जो है वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाता है। ओके। अब जैसे एक एग्जांपल लेंगे कि अगेन बच्चे का ही, बहुत सारे हमने मूवीज़ में भी देखा है और अदरवाइज भी देखा है कि बच्चा जो है वो उसकी मदर जो है शी वेंट अवे जस्ट व्हेन ही वाज बॉर्न, और वो बच्चा जिंदगी भर उस गिल्ट में रहता है बिकॉज समबडी हैज टोल्ड हिम कि यू आर बॉर्न, दैट्स व्हाई शी वेंट अवे, और वो उस बच्चे को वो गिल्ट में ही रहेगा। तो जब तक उस बच्चे को ये नहीं दिखेगा कि व्हाट वाज एक्चुअल रीजन दैट योर मदर वेंट अवे एंड इट वाज नॉट यू, जिस दिन उसको ये दिखना शुरू हो जाएगा उस दिन उसका गिल्ट डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो सर हमने इन तीनों इमोशंस को और इंटेंसली अगर हमने इन डेप्थ देखा है और आज बात भी करी है उस बारे में, तो बेसिकली अभी आपने बीच में भी मेंशन किया था हम इसकी रेमेडियल पार्ट भी कर सकते हैं टू ओवरकम दीज इमोशंस। तो क्या आप रेमेडीज़ अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं इन इमोशंस को हैंडल करने के लिए? देखिए, पर्सनली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कोई एक रेमेडी नहीं देता हूँ।
ओके। क्योंकि एक रेमेडी जो है मुझे लगता है वो कई बार कोई रेमेडी काम कर जाएगी, कई बार कोई रेमेडी काम कर जाएगी। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल इंसान है जो कि उस इमोशन को समझना चाहता है तो उसके लिए जर्नलिंग काम आएगी, जर्नलिंग लिखना काम आएगा। कोई है जो आपको इंट्यूटिव हैं थोड़े, उनके लिए हो सकता है मेडिटेशन काम आए। साथ ही साथ मैं बागफला रेमेडी भी देता हूँ उनको, सो दैट उस इमोशन को थोड़ा सा क्लियर किया जाए। प्लस काउंसलिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक उस इंसान की पूरी स्टोरी नहीं सुनेंगे, जैसे मैंने 2 स्टोरी आपको पहले ही बताई कि जी। था कुछ, लग कुछ और रहा था। तो जब तक आप उनकी काउंसलिंग करके उनके एक्चुअल चीज़ को, एक्चुअल ट्रुथ को नहीं समझेंगे, तब तक आपका काम थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। एग्जैक्टली जब तक हम रूट कॉज पे नहीं जाएंगे, हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे? यस। सो इस तरह से कई हैं, टूल्स तो बहुत हैं, लेकिन टूल्स को यूज़ कहाँ करना है, कहाँ अप्लाई करना है, वो आना ज़रूरी है। लास्ट में अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछना चाहूँ, गिल्ट, एंगर एंड फियर, अगर हम इन तीनों इमोशंस को हैंडल करना चाहें तो आप एक लाइन में उसे कैसे समझाएंगे? देखिए, गिल्ट और जो एंगर एंड फियर जो है, ये तीनों ही ऐसे इमोशंस हैं जिनके साथ हर कोई स्ट्रगल करता है। एग्जैक्टली। अब उनको हैंडल करने के लिए उनको जानना जरूरी है। बिल्कुल सही। नहीं तो हैंडल करना हम लोग समझते हैं उसको दबा दो। तो जब आप उसको जानना शुरू करते हैं, इनवेरेबली आप देखोगे कि तार जो हैं, जो रूट है, वो एक ही जगह है। ओके। आप उस तार को जब खींचना शुरू करते हैं तो ये गिल्ट, एंगर, फियर, जजमेंट, ये सब एक साथ एक ही लाइन में खींचते चले जाते हैं। अच्छा। इनवेरेबली ये होता है कि एक साथ खींचते होंगे। तो सर बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जाना आज आपसे, बहुत सारे इमोशंस के बारे में उसको अनलॉक किया है आज हमने। एंड लास्ट में जाते जाते आपका क्या मैसेज होगा जो आप अपनी ऑडियंस को देना चाहेंगे? एक ही मैसेज देना चाहूँगा ऑडियंस को कि अपने इमोशंस को आप जिस दिन आप समझेंगे, और इसका मतलब ये नहीं है कि समझना ही है, आप अपनी बॉडी को सुनना भी शुरू कर देना, अपने हार्ट पे हाथ रख के और बोलें कि बोलना क्या चाह रहे हो, मैं सुनने को तैयार हूँ। जिस दिन आपने ये बोल दिया कि मैं सुनने को तैयार हूँ, आपको धीरे धीरे धीरे, लेकिन आपने सुनना भी है, ये नहीं बस बोल के ख़त्म हो गए, सुनना भी है, धीरे 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 आपको सुनाई देना शुरू हो जाएंगे इमोशंस क्या बोल रहे हैं आपको, और उस दिन से आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया। एक आई ओपनिंग पॉडकास्ट था हमारा आज का, और बहुत कुछ नया हमने एक्सप्लोर किया। एंड आई फील कि हम आगे आने वाली इन सीरीज़ में बहुत कुछ नया सीखने को हमें मिलेगा, राइट? तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।